नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक का लाइन टू लाइन सॉल्यूशन। इस बुक के सॉल्यूशन में आज हम चैप्टर नंबर 2 एलसीएम तथा एचसीएफ का पार्ट नंबर 3 आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट पार्ट में हमने एलसीएम तथा एचसीएफ की डेफिनेशन, परिभाषा सहित उसके बेसिक और कॉन्सेप्ट को समझा था। साथ में एलसीएम तथा एचसीएफ को फाइंड करने की विधियां भी जानी थी। आज हम पैरा नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमने अब तक सिंपल नंबरों के एलसीएम तथा एचसीएफ फाइंड करने की विधियां जानी। अब यदि आपके जो नंबर है वो भिन्न के रूप में है, अपरिमेय संख्या है या फिर कोई दशमलव संख्या है, तो इनके आप एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से फाइंड करेंगे। 4.1 में आपको एलसीएम का फार्मूला दिया है, 4.2 के अंदर आपको एचसीएफ का फार्मूला दिया गया है। मान लेते हैं कि कोई आपके नंबर भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिखे हैं a/b और एक संख्या है आपकी c/d, इसका आपको निकालना है एलसीएम। तब आप ऊपर के अंशों का एलसीएम निकालेंगे। अंश आपके कौन से हैं? ए और सी। तो ए और सी का आप एलसीएम ज्ञात कर लेंगे और नीचे के आपके बी और डी इनका आपको ज्ञात करना है एचसीएफ। कुल मिलाकर हर का आपको निकालना है एचसीएफ, अंश का निकालना है एलसीएम। आप इस प्रकार से भी इसे जान सकते हैं कि जो अंश दिए गए हैं इन दोनों अंशों का आपको एलसीएम ज्ञात करना है और हरों का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो आपका आ जाएगा एलसीएम। इसके विपरीत यदि आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? अंश का महत्तम निकालेंगे और हर का लघुत्तम निकालेंगे। तो जो आपको फाइंड करना हो उसे आप अंश के साथ रखेंगे और बाकी शेष को एक को हर के साथ रखेंगे। यहाँ पर लघुत्तम निकालना था तो अंश में हमने ऊपर जो संख्याएं आपकी दी अंश वाली उनका एलसीएम निकाल लिया, बाकी का हर का एचसीएफ निकाल लिया। अब इसके बाद एक और आईएमपी फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, तरीका दिया गया है कि किस प्रकार से आप अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम निकालेंगे। दो असमान प्रकृति के अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक नहीं निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर आ को हटाना पड़ेगा। यदि आप समान रखते हैं तो समान प्रकृति की अपरिमेय संख्याओं का आप लघुत्तम और महत्तम निकाल सकते हैं, लेकिन असमान का नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 4 करनी 2 तथा 6 करनी 3 का लघुत्तम हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर √3 और √2 की जो प्रकृति है वह अलग अलग है। एक √2 में संख्या है, एक √3 में है, तो ये दोनों नेचर में अलग अलग है, प्रकृति इनकी अलग अलग है, असमान है। इस कारण से आप इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जिनकी प्रकृति समान होगी उन्हीं संख्याओं के बीच एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया जा सकता है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। जैसे 12 करनी 2 आपको यहाँ पर दिया गया है 12 करनी 2 और यहाँ पर 8 करनी 8 का लघुत्तम निकाला जा सकता है। अब आप कहेंगे सर कि यहाँ 12 करनी 2 है, यहाँ 8 करनी 8 है। चलिए इसे लिखते हैं 12 करनी 2 और एक है 8 करनी 8, तो इन दोनों की प्रकृति भी आपको शायद अलग अलग दिखाई दे रही होगी, जिस प्रकार से करनी 2 और करनी 3 की थी। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको √2 मिल जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं √ के अंदर आपका 8 है तो 4 × 2 लिख सकते हैं, और कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जो कि √ के अंदर होती है उसे √ से बाहर लाया जा सकता है। किस स्थिति में? जबकि वह वर्ग के रूप में हो। तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 और यह आपका ये वाला 2। अब आप इसे बाहर ला सकते हैं तो ये हो जाएगी आपकी 8 × 2 करनी 2, कुल मिलाकर 16 करनी 2। तो एक आपकी हो गई 12 करनी 2, एक आपकी हो गई 16 करनी 2।
तो यहाँ पर 12 करनी 2 और 16 करनी 2, इस प्रकार से ये अरेंज हो जाएगी। 8 आपका चेंज होके 16 करनी 2 हो गया, 16√2 हो गया। अब आप इनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद पेरा आपका 4.4 दिया गया है। 4.4 पेरा के अंदर दशमलव के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक निकालने हेतु दशमलव अभ्यास माला देखें। तो यह साधित क्वेश्चन जब हम कंप्लीट करेंगे उस समय आपको यह मैं दिखाऊंगा। इसके बाद आपका पेरा नंबर 5 लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के ट्रिक्स और शॉर्टकट यहाँ पर दिए गए हैं। ट्रिक नंबर 1 आपको दी गई है, इसे भी हम क्वेश्चन के दौरान बिल्कुल डिटेल में आपसे समझाएंगे। इसके बाद ट्रिक नंबर 2 यहाँ पर दी गई है। इसके बाद ट्रिक नंबर 3 यहाँ पर दी गई है। सभी इंपॉर्टेंट है और सभी ट्रिक्स को हम बिल्कुल डिटेल में आपको सिखाएंगे। ट्रिक नंबर 5 के बेस्ड जो क्वेश्चन है वह भी देखेंगे। ट्रिक 6, ट्रिक 7, इसके बाद ट्रिक 8, ट्रिक 9, ट्रिक 10 और यहाँ पर आपके आ जाते हैं साधित क्वेश्चन। एक और विषय यहाँ पर छोटा सा छूट गया था, पहले वह हमें कंप्लीट करना है, उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक और सब्जेक्ट छोटा सा छूटा हुआ था एलसीएम के दौरान ही, वह था आपका पेरा 1.4। सूत्र यहाँ पर दिया गया है एक आईएमपी फार्मूला और इसके बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह सूत्र था कि यदि मान लीजिए ABCD अभाज्य संख्याएं हैं, ABCD कोई अभाज्य संख्याएं हैं, तो A की घात x, B की घात y, C की घात z और D की घात यदि w हो तो के कुल कितने गुणनखंड होंगे। मान लीजिए आपने कोई संख्या है उसका कैनोनिकल फॉर्म लिख लिया है। ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है उस संख्या का कैनोनिकल फॉर्म। जैसा कि यहाँ पर 360 का आप देख पा रहे हैं, यह है कैनोनिकल फॉर्म। तो यह कैनोनिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपको यह बताना है कि इसके कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। कोई भी नंबर दिया है, उस नंबर का आपने कैनोनिकल फॉर्म लिख लिया। अब आपको यह दिखाना है कि इसके फैक्टर कुल कितने हो सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सूत्र दिया गया है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है 720 का। फार्मूला आपका यह है कि जो आपकी पावर है, यहाँ पर पावर x है, y है, z है और w है, तो इन पावर में आप +1 +1 +1 करके और इन सभी का गुणा कर देंगे, तो जो गुणा का आंसर आपका आएगा, परिणाम आएगा, वही नंबर आपके उस संख्या के गुणनखंडों को बताएंगे कि उस संख्या में कुल कितने गुणनखंड होंगे। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है 720 के कुल कितने गुणनखंड संभावित हो सकते हैं। तो 720 के गुणनखंड निकालने के लिए आपने उसका कैनोनिकल फॉर्म निकाल लिया। कैनोनिकल फॉर्म इस प्रकार से निकाला जाता है, ये 360 का दिया है, आप इस प्रकार से अभाज्य इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड को घातों में लिख देंगे, घात के रूप में लिख दिया हमने यहाँ पर 720 को। अब 720 के आपको निकालना है कुल कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 की घात 4 थी, कुल मिलाकर यहाँ 4 थी, तो आप क्या लिखेंगे, इसे 5 लिखेंगे, गुणित यहाँ पर आपका नंबर कितना है, 2 है, तो 2 को आप लिखेंगे 3। यहाँ पर पावर कितनी है, 1, तो 1 को लिखेंगे 2 और इन सब का गुणा कर देंगे। 5 या 15, 15 दूना 30। तो जो आपका 720 है, ये जो 720 है, इसके संभावित गुणनखंड, कुल गुणनखंड यदि आप ज्ञात करेंगे तो वह रहेंगे 30, जो कि यहाँ पर दिए भी गए हैं। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे तो यहाँ 720 तक पहुँचेंगे। तो इनकी जो नंबर है, इनकी जो संख्या है वह है 30, ठीक है। तो 30 गुणनखंड आपको प्राप्त होंगे। तो यह एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इसको अप्लाई भी हम बड़े ही व्यवस्थित तरीके से करना आपको सिखाएंगे। देखते ही किस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर देंगे, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल इसके शॉर्ट मेथड भी देखेंगे। चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसका यहाँ पर सूत्र दिया है। वह यह है कि मान लीजिए ABCD अभाज्य संख्याएं हैं, ABCD कोई अभाज्य संख्याएं हैं और इस प्रकार से उसका कैनोनिकल फॉर्म भी हमने लिख लिया है।
के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। अभी हमने पिछले फार्मूले के अंदर क्या सीखा था कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो ये गुणनखंडों की संख्या है, इस प्रकार से आप काउंट करेंगे तो ये सारे गुणनखंडों की संख्या 30 है। अब आपको यह बताना है कि ये जो 30 गुणनखंड है इनका योग कितना होगा। ठीक है, यह बताना है कि इनका योग कितना होगा। तो आपको क्या फार्मूला अप्लाई करना है वह देखिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है ये इसका कैनोनिकल फॉर्म, ये कैनोनिकल फॉर्म हमने फाइंड कर लिया अभाज्य गुणनखंड विधि से, भाग विधि से। अब गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको करना है यहाँ पर इस प्रकार से कि यहाँ पर a की घात x दी गई थी, बड़े ही ध्यान से इसे समझिएगा। a की घात x दी गई थी तो a की घात x को लिखने के लिए आपको यह तरीका दिया गया है 1 + a स्क्वायर और a टू द पावर x तक आपको जाना है। चलिए मैं एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। मान लीजिए हम 360 का यह कैनोनिकल फॉर्म है और इसका योग ज्ञात करना चाहते हैं। तो योग करने के लिए यहाँ 2 की घात 3 दी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मैं इसको अपोजिट करके आपको दिखाता हूँ। आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 की घात 3 से। 2 की घात 3 धन 2 की घात 2 धन 2 की घात 1 धन 2 की घात 0। इसका अपोजिट मैंने लिख दिया है, आप इसे समझिए। इधर से 1 से स्टार्ट हुआ, मैंने इधर से स्टार्ट कर दिया। ये आसान होगा आपके लिए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 8। 2 की घात 4 का मतलब 2 का मतलब होता है 4 और 2 की घात 1 का मतलब होता है 2 और 2 की घात 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, 2 की घात 0 का अर्थ 1 होता है। आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि x टू द पावर 0 = 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है घातांक नियम से तो आप उसे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 8 4 12 2 14 और 1 15, तो ये आपका आ गया 15। इसी प्रकार से 3 की घात 2 है, ये आपका 3 की घात 2 है। 3 की घात 2 को आप किस प्रकार से लिखेंगे, जस्ट यही तरीका है। तो आप मैक्सिमम 3 की घात 2 लिखेंगे, धन 3 की घात 1 लिखेंगे, धन 3 की घात 0 लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 3 और ये आपका हो गया 1। तो 9 3 12 और 1 13, तो ये आपका हो गया 13। और इसी प्रकार से 5 की घात 1 है, तो 5 की घात 1 को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 5 की घात 1 और 5 की घात 0, तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 1, ये हो गया आपका 6। तो ये आप यहाँ पर बना देंगे 6। अब 15 13 और 6 का जब आप गुणा कर देंगे आ जाएगा 1170। तो इस फार्मूले का यूज़ करके आप किन्हीं भी संख्याओं के, किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसके कैनोनिकल फॉर्म लिख लेंगे। कैनोनिकल फॉर्म की सहायता से आप बता सकते हैं कि उसके गुणनखंडों का योग कितना होगा। आई होप कि इतना सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपका स्टार्ट कर देंगे साधित प्रश्न, और साधित प्रश्न के साथ में ही हम ये आपकी 10 ट्रिक्स दिए उनको भी क्लियर करते चलेंगे। तो साधित प्रश्न के अंदर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई होप कि इतना वीडियो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।